नमस्कार, आप देख रहे हैं टीजन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। इटावा जिलाधिकारी अवनीश रॉय के अनुसार जिले में 740 गौशाला हैं, जिनमें 10,000 से ज्यादा निराश्रित गौवंश मौजूद हैं। शासन के आदेश के चलते सभी आवारा गौवंश को गौशालाओं तक पहुंचने का काम किया जाएगा। ग्रामीणों से भी अपील है कि अपने गौवंशों को खुला न छोड़ें। इटावा जिले के नोडल अधिकारी एवं विशेष सचिव नगर विकास अमित कुमार सिंह 2 दिवसीय दौरे पर इटावा पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने जशवंत नगर ब्लॉक के जैनपुर नगर गौशाला की हकीकत जानी। कर्मचारियों की गौशाला में गौवंश को सर्दी से बचाव को लेकर विशेष हिदायत दी। साथ ही इलाके में घूम रहे आवारा गौवंश को हर हाल में गौशालाओं तक लाने के निर्देश दिए गए। बताते चले कि प्रदेश में आवारा गौवंश को लेकर किसान बेहद परेशान है। आवारा गौवंश के चलते विपक्ष ऐसे में प्रदेश सरकार से 31 मार्च तक आवारा गौवंश को गौशालाओं तक हर हाल में पहुंचाने के निर्देश दिए हुए हैं, जिसके चलते सरकार की तरफ से सभी जिलों में नोडल अधिकारी बनाकर निरीक्षण के लिए भेजा गया है। इटावा पहुंचे जिले के नोडल अधिकारी विशेष सचिव नगर विकास अमित कुमार सिंह ने बताया कि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि गाइडलाइन का पालन करते हुए गौशाला में आश्रित गौवंश को सुरक्षित रखा जाए। सर्दी के मौसम में भूसे, चारे के अलावा अलाव और त्रिपाल की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, जिसके गौवंश ठंड के चलते बीमार न पड़े। सरकार की तरफ से गौवंश को भोजन के लिए बजट पे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा इटावा जिलाधिकारी अविनाश कुमार राय ने बताया कि जनपद में 74 गौशाला हैं, जिसमें सबसे बड़ी गौशाला बसरेहर ब्लॉक के परोली सरसायन गौशाला है, जिसमें 450 से अधिक गौवंश मौजूद है। पूरी जनपद में 10,300 से अधिक गौवंश है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनपद में जहां भी आवारा गौवंश घूम रहे हैं उन्हें गौशाला तक हर हाल में अगले 2 महीने में पहुंचा दिया जाए। तो सरकार के निर्देश पर आप निरीक्षण भी कर रहे हैं गौशाला में, क्या स्थिति है? देखिए, गौशालाओं में जो निर्देश मिले हैं शासन से कि जितने भी पशु यहाँ पर संरक्षित करे गए हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनका ठीक से जो शासन के निर्देश हैं उनका पालन करते हुए, गाइडलाइंस का पालन करते हुए उनको संरक्षित कराया जाए। उनका नियमित भूसा चारे की व्यवस्था हो और सर्दी के मौसम में भी अलाव इत्यादि की व्यवस्था हो। उसी का निरीक्षण करते हुए हम लोग डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न गौशालाओं को देख रहे हैं। जहाँ पर जो हमें लगता है वहाँ पर निर्देश भी बताना है इन लोगों को, तो वो भी कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने ये गौशाला देखी तो यहाँ पर दोनों 2 जगह पे यहाँ पर संरक्षित है पशु और बता रहे हैं कि ये कल रात में भी काफ़ी पशु आए हैं। तो इसमें प्राइमा फेसिया तो यानी यहाँ पर ठीक है, कंडीशन पशुओं की ठीक से उनका ख्याल रखा जा रहा है। और अन्य भी गौशालाएं जहाँ पर कमी कोई पेशी नजर आती है तो वहाँ पर हम लोग उनको बता भी रहे हैं क्या करना है। जैसे ये बताया जाता है कि उनके खर्चे के लिए थोड़ा सा यहाँ मेंटेन करना मुश्किल होता है। विभिन्न गौशालाओं में ये देखा गया है कि बजट जो है बहुत कम रहता है, तो किस तरह से इस बार किया जा रहा है कि इनका खर्चा निकल पाए? देखिए, जो गौशालाएं हैं, एक तो शासन से जो धनराशि आती है वो तो नियमित रूप से आएगी भी। अगर मैंने इनसे ये भी बताया यदि आपकी कोई डिमांड वहाँ पर पेंडिंग है तो बता दें, हम लोग वहाँ पर से भिजवा देंगे। शासन के पास धनराशि की कोई कमी नहीं है गौशालाओं के लिए। और दूसरी बात है कि कई जगह पे बहुत अच्छा है, एक गौशाला में बहुत इनोवेटिव का भी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है कि जो वहाँ पर ऊसर भूमि है उसको उन्होंने ठीक करवा करके वहाँ पर चारे की बुवाई इत्यादि कर रहे हैं। तो इस तरह की इनोवेटिव टेक्निक से भी जो है कई लोग बहुत अच्छा इंतजाम कर रखे हैं, कई काफ़ी ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव लोग बहुत अच्छी व्यवस्था भी कर रखे हैं। सर, हमारे जानवरों के लिए किसान का परेशान है, तो कैसे जितने वो तो निर्देशन जितने भी कोई भी पशु जो है
जो यानी इस तरह है उसको लाके संरक्षित करना 100% संरक्षित करेंगे। और गौशालाएं निर्माणाधीन भी हैं, और जहाँ पर भी कमी होगी वहाँ पर और नई गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा, संरक्षित किया कोई समय सीमा भी तय की गई है जानवरों को? जाएगा। नहीं, समय सीमा क्या, जो भी है सबको संरक्षित करना है, समय सीमा नहीं। यानी आज यानी जो भी हैं उनको सबको संरक्षित करना है। ठीक है, तो जनपद में कितनी गौशालाएं हैं, किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कितने एनिमल्स? अभी जनपद में टोटल 74 गौशालाएं हमारी हैं जो संचालित है, जिसमें से एक बृहद गौशाला है जिसमें 400 से अधिक पशु हैं, और शेष में किसी में 100, किसी में 50 अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पशु संरक्षित हैं। टोटल जनपद में 10,300 से ऊपर पशु संरक्षित हैं, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 महीनों में और भी जितने भी आवारा पशु सड़कों पर या गाँव में मिल रहे हैं या लोगों के खेतों में जिनकी कंप्लेंट अगर कोई आ रही है तो उनको इन्हीं गौशालाओं में पहुंचाया जाए। लगभग 10 गौशालाएं हमारी ऐसी भी हैं जहां आसपास में लैंड अवेलेबल है और उनको एक्सटेंड किया जा सकता है। उसमें से 1-2 में शेड्स बन के तैयार हो गए हैं, और शेष में अभी नरेगा के अंतर्गत शेड्स बनाए जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो शेष पशु भी जिनकी शिकायत कभी-कभार हमें मिलती है, उनको भी हम अपनी गौशालाओं में कंज़र्व कर देंगे। तो किसानों की समस्या आ रही है खेती को लेकर, तो उसको लेकर के सरकार की तरफ से किस तरह का आगे के कब तक होता है? 31 मार्च तक सभी निराश्रित गोवंश को गौशालाओं के अंदर संरक्षित करने के आदेश प्राप्त हुए हैं और इसका कंप्लायंस किया जा रहा है। विशेष सचिव महोदय भी जनपद में भ्रमण कर रहे हैं और उन्होंने भी कल 2 गौशालाओं का भ्रमण किया है। उनके द्वारा भी जो निर्देश दिए जाएंगे उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा। सर, ग्रामीणों के लिए जिस तरह से गाय पीट देते थे, तो क्या उनके लिए भी कोई अपील है, किस तरह उनको पहुंचाना है, क्या करना है? ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से एक तो यही अपील है कि अपने पशुओं को इस प्रकार से निराश्रित न छोड़ें, जहाँ तक संभव हो उनकी देखभाल करें, और अगर नहीं कर पाने में अक्षम है तो वो निकटस्थ जो उनकी गौशाला है उससे संपर्क करके वहाँ अपने पशु को पहुँचा दें। लेकिन इस तरह से निराश्रित छोड़ा जाना जो है वो उनकी खेती के लिए भी अच्छा नहीं और पशुओं के लिए भी अच्छा नहीं। क्या नाम है और ये जो आवारा जानवर? मेरा नाम वर्माजीत राजपूत। कितनी परेशानी है जानवरों को? परेशानी तो जानवरन से बहुत ज्यादा है। कहे पूरी पूरी रात रखाओ, बैठ और लेट टॉर्च नहीं, ठंड में और कहे आगे बाहर हो खेत पे ही। अच्छा, सरकार तो कह रही जानवर सब गौशालाओं में। कहाँ गौशालाओं में? गौशाला में करिया, सुबह शाम को करिया और रात को फिर निकाल दे दे। अच्छा, ऐसा करते हैं गौशाला? बिल्कुल करते है सर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, बचाए रहे सब, और कहे भूसा वूसा सब बचाए रहे, दाना दरिया खवाए नहीं रहे खाली सब। ये बात है, और निकाल दे तो एंट्री पूरी मिली है तुम्हें रजिस्टर में। और सड़कों पर भी जानवर घूमते हैं? सड़कों पर है, हमारे यहाँ भी आते हैं रात को, लाइन लगती है गायों की सड़क पे। हाँ, जे चौराहे की तरफ से आती हैं गाय। सरकार कह रही है 31 मार्च तक सब जानवरों को वहाँ गौशाला तक पहुँचाना है, कर पाएगी? अब जी कर्मचारी तो करें तब तो है, हम तुम तो किसान तो कहाँ कर लिए। गवर्नमेंट चाहे तो सबका चॉइस सकते है, जब कर्मचारी आराम। मंडल रेल प्रबंधक इज्जत नगर रेखा यादव ने फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। अमृत भारत योजना में चयनित हुआ है फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन डीआरएम। रेलवे स्टेशन पर करीब 4.5 करोड़ की लागत से स्वचालित सीढ़ियां लगे नए ओवरब्रिज का होगा निर्माण। करीब 2 घंटे से अधिक समय तक रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किए डीआरएम रेखा यादव। करीब 12:50 पर अपने निरीक्षण यान से फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची थी डीआरएम ने प्रतीक्षालय, वाहन स्टैंड और पानी की व्यवस्था का भी लिया जायजा। ओवरब्रिज पर भी काफी देर तक स्टेशन मास्टर समेत रेलवे कर्मियों से जानकारी लेते रही डीआरएम। यात्रियों के लिए विश्राम गृह में व्यवस्थाएं को और दुरुस्त करने के लिए निर्देश। निरीक्षण के दौरान महिला शौचालय में साफ सफाई की व्यवस्था डीआरएम को मिली। कैसा लगा यहाँ पे, ये बताइए पहले। नहीं, बढ़िया स्टेशन है, और अब हम लोग वही देखने आए थे कि एक बार देख ले और उसके बाद देखें इसमें कहाँ और हम लोग वो पैसेंजर एमिनिटीज के लिए, स्टेशन वर्किंग के लिए कहाँ हम लोग इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो अभी तक के निरीक्षण में क्या क्या आपने देखा है? जनरल निरीक्षण था, और अब इसको फर्रुखाबाद स्टेशन को हम लोग अमृत भारत स्टेशन में चिन्हित किए हैं। वंदे भारत। ठीक है, तो उसमें चिन्हित किए हैं। तो ये देखना चाह रहे थे कि इसमें क्या क्या चीजें आ जा सकती हैं इसको आगे, इसको अच्छा स्टेशन बनाने के लिए। तो फर्रुखाबाद इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, तो चाहते हैं कि पैसेंजर्स को और जनता को एट लार्ज अच्छी सर्विस उपलब्ध करवाएं।
नब्बर्स में क्या नया मिलेगा फर्रुखाबाद स्टेशन को? नब्बर्स में क्या नया मिल सकता है? ये जो अमृत भारत वाला काम था, इसमें क्या क्या विशेष मतलब रहेगा? भाई अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सेकंड एफओबी, अगर एफओबी की जगह हम इसको एस्केलेटर में ला सकें, बाकी अपने स्टाफ के लिए भी, ताकि आपका जो बात कर रहे हैं लॉबीज का या सर्कुलेटिंग एरिया का, तो रख रखाव सफाई तो हम लोग जोर दे ही रहे हैं, उसके अलावा चाह रहे हैं कि इसको और थोड़ा सा आपका जैसे चिन्ह है, जो आपके साइनेजेस हैं वो इम्प्रूव हो जाए, आपके टॉयलेट्स काफी अच्छे हो गए, और इसमें जहाँ जहाँ गुंजाइश है। टॉयलेट अच्छे इसलिए हैं कि वो पे एंड यूज हैं, पे एंड यूज, यानी कि 5 रुपए दीजिए तब अंदर जाइए। ये ऐसा है। ये पहले सुन लीजिए हमारी बात। जब हाँ, हम बोल लीजिए, हाँ, बोलिए। जब हम रेलवे में पे एंड यूज बोर्ड लगा देंगे तो आमतौर पर आपको भी वो लोग वहां नहीं ले गए हैं जहाँ पर लोग दिवाले को यूज कर रहे हैं। अधिकारी आपको जो यहाँ के लोग नहीं हम हो आए हैं। नहीं, वहाँ तक नहीं गए हैं। आप निश्चित वहाँ रहिए। तक नहीं गए एक हैं। हमारा बड़ा ना फेवरेट सा वो रहता जहाँ है, तक सुन दिवाले ले, सुन ले। जी जी एक हमारा बड़ा वो रहता है कि हम स्पेशली जहाँ टॉयलेट्स वगैरह का है वो देख के आता है, हर बार देख के आता है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहे। अभी आपने जो जान रहे हो। जिला संवाददाता प्रवीण कुमार, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर प्रधान मचाए हैं लूट। ऐसा ही एक मामला विकासखंड कमालगंज का ग्राम फतेहपुर राव साहब कोछा का है। साधना सिंह राठौर पत्नी अमर सिंह राठौर सिंह का आरोप है कि हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला था। प्रधान द्वारा मांग की गई 30,000 रुपए की, जो पूरी ना हो सकी, जिसके चलते प्रधान ने हमारा आवास कटवा दिया। लिस्ट में नाम हमारा 9 नंबर पर अंकित कर दिया। ऐसे भ्रष्ट प्रधानों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को न मिलकर मिल रही है जमींदारों को। आखिर कब बंद होगा भ्रष्टाचार? कहाँ से हैं आप? कमालगंज से। कमालगंज से। थाना कौन सा पड़ता? थाना कमालगंज। कमालगंज। क्या समस्या लेकर रहे हैं डीएम साहब? ये आवास के लिए है हमारा, जैसे ये लोग जो प्रधान है हमारे यहाँ के, और लोगों की तो सुनवाई कर ली। क्या नाम है प्रधान जी का? करण राजपूत। करण राजपूत। क्या कर रहे हैं वो? कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। फोन ऑन करो तो कभी रिसीव ही नहीं करते हैं, और हम लोगों से 30,000 रुपये मांगे तब आपका आवास पास होगा। काफ़ी लोगों का पास कर दिया और हमारे ही काट दिया है। तो क्या आपने 30,000 रुपये दिए नहीं थे इसलिए काट दिया है? हाँ, 30,000 रुपये मांगे थे तो हमने दिए नहीं, उसी वजह से काट दिया है। और इतना पैसे है नहीं जो हम लोग दे पाए। कितने आवास आ चुके हैं अभी तक गाँव में? 20 आवास आ चुके हैं, लेकिन उसमें से 2 या 3 कटे हुए हैं। सभी से इतने पैसे पड़े हैं? काफी लोगों ने पैसे दे दिए, उनकी बात। अच्छा, जो आवास मिले हैं वो गरीब आदमी को मिले या नहीं? जिसके नाम 25-25 बीघा खेती भी है, पूरा मकान भी पक्का बना हुआ है, उन लोगों को दी गई है। उनको दिए गए हैं? हाँ। गरीब आदमियों को नहीं मिली है? हाँ। खबर उत्तर प्रदेश के महानगर कानपुर से है। आपको बता दें कि कानपुर के बड़ा थाना इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह व एसआई राहुल सहित कई अन्य कांस्टेबल ने नशे में धुत होकर की पत्रकार के साथ मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बड़ा थाना इंस्पेक्टर ने एक और पत्रकार को बीच रोड पर दौड़ा कर पीटा। कानपुर में अपनी कार्यशैली के विवादों में घिरा रहने वाला थाना बर्रा अभी हाल ही में थाना बर्रा में हुआ था बवाल, जिसमें चौकी इंचार्ज आनंद कुमार पांडे व आशीष दरोगा किए गए थे लाइन हाजिर। अब इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह व एसआई राहुल अपने पद का गलत दुरुपयोग करते हुए पत्रकारों के बीच सड़क में मारपीट करते हैं। वह पत्रकारों पर फर्जा मुकदमा लिखते हैं। आपको बता दें कि बर्रा थाना बना रहा है फिर से बना चर्चा का विषय। हम आपको बता रहे हैं, कहीं बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर हाथ पैर छोड़ देना एक नया मामला सामने आया है, जिसके चलते पत्रकार व उसके सगे संबंधियों के साथ थाना बर्रा एसआई और साथ में कांस्टेबल व बर्रा इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ने पत्रकार व उसके सगे संबंधियों को दौड़ा कर रोड पर पीटा। सोचने वाली बात यह है कि पुलिस अपनी कौन सी दुश्मनी पत्रकार पर निकाल रही है। वहीं जब हमारे पत्रकार साथियों ने थाना प्रभारी बर्रा से जानकारी ली तो प्रभारी जी ने पूरे मामले की जानकारी न होना बताया। इस तरह से कब तक पत्रकारों पर हमले होते रहेंगे और पत्रकार साथियों पर कब तक फर्जी मुकदमे लिखते रहेंगे? क्या नाम है आपका? शेख तिवारी नाम है। क्या मामला था? मामला ये था, कल हमारे यहाँ मूल शांति का कार्यक्रम था, उसको खत्म करने के बाद हम लोग कार्यक्रम समाप्ति के बाद सामान रखवा रहे थे,
तो इसी बीच टेंट वाले को बोलने जा रहे थे कि अपना सामान वापस ले लो, वो काफ़ी देर हो गई लौटा नहीं था। उसी बीच में बर्रा थाने के कुछ सिपाही और एक दरोगा थे वहाँ पर खड़े थे और अचानक बिना किसी बात के आकर के सीधे मारपीट शुरू कर दी उन्होंने। क्या नाम था दरोगा जी का? दरोगा जी वर्दी पहने हुए थे और इतना शराब के नशे में थे कि वो खुद खड़े नहीं हो पा रहे थे और जैकेट पहने थे, नाम नहीं देख पाया मैं उनका। तो मतलब वो बर्रा थाने के थे? बर्रा थाने के थे। बर्रा तो थाने इसकी अभी तक आपने कोई शिकायत की? मैंने कल रात में ही आके 2 बजे प्रार्थना पत्र लिखित में थाने में दिया था। मुझको आज 11 बजे बुलाया गया था, देखते हैं क्या कार्रवाई। बोकारो जिला उपायुक्त कुलदीप चौधरी को दिल्ली में मंत्री अमित शाह के हाथों मिला एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड। बोकारो उपायुक्त ने रचा नया इतिहास तथा झारखंड और बोकारो जिले का बोकारो उपायुक्त ने बढ़ाया मान सम्मान। उपायुक्त को मिले इस अवार्ड से देशवासी कर रहे हैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस। बताते चले कि बोकारो उपायुक्त का कार्यकाल बेहद सराहनीय रहा है और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसी कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है। सरल स्वभाव के धनी और गरीबों के दुख दर्द को समझने वाले उपायुक्त सबके चहेते हैं। बताते चले कि बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सौर ऊर्जा पे आधारित कृषि को बढ़ावा देने को लेकर अमित शाह ने बोकारो उपायुक्त को अवार्ड दिया है। नगर निगम प्रवर्तन अधिकारी कर्नल आलोक नारायण के नेतृत्व में प्रवर्तन दल द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर देर रात और सुबह नोक लगाए गए। चेकिंग में एक टाटा लोडर संख्या यूपी 74T 5676 शास्त्री नगर चौराहे पर पकड़ा गया, जो 180 किलो प्रतिबंधित थर्मोकोल को प्लांट और कटोरी संतृप्त डिस्ट्रीब्यूटर्स की भौती स्थित फैक्ट्री में नयागंज ले जा रहा था। एक और महिंद्रा लोडर संख्या यूपी 77 AN 6444 टीम द्वारा टाटा मिल चौराहे पर पकड़ा गया, जो जैनपुर कानपुर देहात स्थित गोदाम से 330 किलो प्लास्टिक ग्लास ओमनी ट्रेडर्स एक्सप्रेस रोड ले जा रहा था। दोनों वाहनों को नगर निगम लाकर पूरा माल जब्त कर निस्तारण हेतु पनकी कूड़ा प्लांट भिजवा दिया गया है। दोनों गाड़ियों से कुल 510 किलो प्रतिबंधित सामग्री को जब्त किया गया और कुल 1 लाख रुपए जुर्माने के रूप में राजस्व निरीक्षक अरविंद मिश्रा द्वारा वसूला गया। इस अभियान में प्रवर्तन दल के सूबेदार अवनीश सिंह, लक्ष्मण सिंह, वीरेंद्र, धर्मेंद्र, लक्ष्मण, हवलदार धनंजय मिश्रा, रामनेश, इंद्रजीत, भूपेंद्र, जितेंद्र बहादुर इत्यादि शामिल थे। सर ये आज कितना माल पकड़ा गया? ये प्रवर्तन दल ने के जो सदस्य आपके सामने खड़े हुए हैं, इन्होंने सादे कपड़ों में कई जगह नाका लगाया था और शहर के अंदर जो ये प्रतिबंधित पॉलीथीन और थर्मोकोल का जो सामान आता है उसको एक चक्कर में गाड़ियों को पकड़ने के लिए 2 गाड़ियाँ पकड़ी हम लोगों ने, 2 लोडर, और एक इसमें से पकड़ा गया शास्त्री नगर में और दूसरे को पकड़ा गया है टाटमिल चौराहे पे। दोनों ही एक भौती से लेकर के फैक्ट्री से लेकर के माल आ रहा था और दूसरा जो है वो कानपुर देहात से लेकर के आ रहा था। दोनों गाड़ियाँ जो है एक्सप्रेस रोड नयागंज जा रही थी। इसमें तकरीबन 450 किलो के थर्मोकोल की प्लेटें, थर्मोकोल की कटोरियाँ और प्लास्टिक के ग्लास हैं। अभी इनसे 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना लिया जा रहा है और आगे के लिए इनको जो है चेतावनी दी जा रही है कि आगे सामान ना लेके जाए, अन्यथा FIR। खबर बलिया जनपद के सहतवार नगर पंचायत से है, जहां समाज सेवी के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह की पुण्यतिथि है। 19 जनवरी को उनके पुत्र नीरज सिंह गुड्डू मनाते हैं। इसी कार्यक्रम में शिवपाल यादव आने वाले हैं। वहीं नीरज सिंह गुड्डू ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कार्यक्रम बहुत भव्य होने वाला है। जिस दिन गुड्डू ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग गरीब असहाय लोगों को कंबल व अंग वस्त्र वितरण करने की भी काम करते हैं। सहतवार नगर पंचायत के चैनराम बाबा के पोखरा स्थल पर कार्यक्रम 19 जनवरी को किया जाएगा। जी किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है सहतवार में? क्या है कार्यक्रम? कौन से मुख्य अतिथि रहेंगे? स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी की पुण्यतिथि 21वीं है। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी उसी की तैयारी चल रही है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी पूर्व मंत्री हैं। विशिष्ट अतिथि में राम गोविंद चौधरी हैं, अंबिका चौधरी हैं, नारद राय हैं, कितना साहब। कई लगातार कितने दिनों से पुण्यतिथि में आ रहे हैं बद्री सिंह, और उनके आपके परिवार से क्या है शिवपाल जी का संबंध, किस तरह के मानते हैं? क्या उनका विचारधारा रहा है इस परिवार से? पारिवारिक संबंध, राजनीतिक संबंध तो है ही है, लेकिन गार्जियन की भूमिका निभाने का काम करते हैं हर समय माननीय शिवपाल सिंह यादव जी। जब भी
मुझे ज़रूरत पड़ी है हमारे लिए हर कदम पे हमारे साथ देने के लिए, हमसे हमारा सहयोग करने के लिए। और जीता जागता तो मैं प्रमाण हुई हूँ। कोरोना काल में शिवपाल जी की शरीर को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या कुछ सौगात भी देंगे चंद्राम बाबा की धरती को, क्योंकि सुंदरीकरण से लेकर नगर पालिका क्षेत्र है, क्या उम्मीद है? सौगात जब थे माननीय शिवपाल जी PWD मंत्री थे तो सबसे पहले इस पोखरे पे 40 लाख रुपया देने का काम हुआ, वही किए जिसके अंतर्गत पूरी बाउंड्री हुई। उसके बाद सपा की गवर्नमेंट में 14वां वित्त से पार्क बना, और उसके बाद टोटल काम यहाँ नगर पंचायत अपने राज्य वित्त से और 14वां से कराने का काम किया। तो यहाँ जो भी पैसा लगा है माननीय शिवपाल जी का ही शुरुआत किया हुआ है। ये मंच और हेलीपैड भी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री आए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, तब भी ये परमानेंट मंच और परमानेंट हेलीपैड यहाँ बनने का काम हुआ, बनाया है हम लोग हैं, और हर लोग कार्यक्रम करने का काम करते हैं। अच्छा, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? किसको सम्मानित करेंगे? किसकी पुण्यतिथि? कैसे, किस तरह के आप प्रतिमा को पुष्प देंगे? 19 जनवरी को माननीय शिवपाल सिंह यादव जी बलिया से चल के आएंगे। सबसे पहले मूर्ति पे माल्यार्पण करेंगे। मूर्ति के माल्यार्पण करने के बाद कार्यक्रम स्थल पे आएंगे। कार्यक्रम स्थल पे लोगों को संबोधन करने का काम करेंगे और स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी को श्रद्धांजलि करने का काम करेंगे। और इस पे गरीब लोगों को कंबल भी वितरण किया जाएगा। और स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह सेवा संस्थान के तत्वाधान में एक कार्यक्रम होता है, और स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह सेवा संस्थान हर समय समाज में काम करने का काम करता है। हमारे यहाँ फ्री निःशुल्क एम्बुलेंस बद्री सिंह सेवा संस्थान के नाम पे चलने का काम होता है। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे समाज में किसी भी कार्य करने की बात हो, सहयोग करने की बात हो, स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह सेवा संस्थान कार्य करने का काम करता है। नीरज सिंह यूथ ब्रिगेड हर समय हर लोगों के सेवा में रहने का काम करता है। धन्यवाद। जनपद कासगंज में बजरंग दल के पदाधिकारियों ने देश में हो रहे कार्यकर्ताओं की हत्याओं के विरोध में राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी हर्षिता माथुर को सौंपा है। इस दौरान जिला संयोजक अमरीश वरिष्ठ ने कहा कि घृणा फैलाने वाले तथा मुस्लिमों को भड़काने वाले मेलावियों और कार्रवाई होनी चाहिए। शांति सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कठोर कार्य होनी चाहिए। बजरंग दल द्वारा 4 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। और जो आपने ज्ञापन दिया है कलेक्ट्रेट पर आकर, क्या माने हैं आप? ये हमारा राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम पूरे देश भर में जो हिंदू विरोधी ताकतें और जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या विभिन्न जगह देश के विभिन्न जगहों पर विभिन्न स्थानों पर हुई है, इसके सापेक्ष में राष्ट्रपति महोदय जी के एक ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से ये कार्यक्रम आज हमने कासगंज में किया है, जिसमें हमारे जनपद के नगर के समस्त कार्यकर्ता हमारे साथ आज डीएम कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं। क्योंकि जितनी भी विरोधी ताकतें, आज लव जिहाद का मैटर ले लो, आप कुछ भी ले लो, हर तरीके में हर समस्या का निवारण करने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है, ना ही कोई हिंदूवादी व्यक्तियों की तरफ, कार्यकर्ताओं की तरफ देख रहा है। लेकिन जो समस्याएं, व्याप्त बुराइयां जितनी भी हैं आज की डेट में, उन समस्याओं को निवारण के लिए बजरंग दल हर तरीके से तत्पर है, उस ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। अगर कोई भी इस कार्यक्रम हमारे किसी भी कार्यकर्ता की तरफ नज़र उठाकर देखेगा तो हम किसी भी कीमत पर उसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। बहराइच में बुधवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मांगो एक ज्ञापन सदर एसडीएम पूजा यादव को सौंपा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले व उनकी हत्याओं को लेकर बजरंग दल आंदोलित है। बजरंग दल के नगर संयोजक नितिन भूजवा ने बताया कि विगत 2 वर्ष के अंदर बजरंग दल के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। 32 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए। अभी हाल ही में असम में 16 वर्ष के बजरंग दल के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या की गई। इसके बाद दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या कर उसके 32 टुकड़े कर दिए गए। उन्होंने कहा कि हीन भावना फैला रहे उपद्रवियों के विरुद्ध सरकार को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, अन्यथा बजरंग दल उग्र आंदोलन के बाद भी होगा। गौरव गुप्ता, मैं नगर संयोजक विष्णु परिषद बजरंग दल।
विषय ये है कि असम के करीमगंज में अभी एक 16 वर्षीय बजरंग दल कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। दिल्ली में भी एक बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या करके उसके 32 टुकड़े किए गए और गत रिकॉर्ड के अनुसार 2 वर्षों में 9 हत्याएं और 32 हमले हुए हैं बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर। इसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया महोदय को, राष्ट्रपति महोदय के लिए, और हमने मांग की है कि जहां पर ये शिक्षा प्रदान होती है इन लोगों के लिए, बकरों की कुर्बानी से लेकर के मदरसों में जिस प्रकार से उनको क्रूरता का पाठ पढ़ाया जाता है, इस पर अंकुश लगाया जाए। अन्यथा हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और इसकी मांग हम उठाएंगे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री महोदय तक कि इस पर नियम कानून बनाया जाए। जो अवयस्कों को आगे करके हत्या कराई जाती है उनके ऊपर वयस्क कानून से हटाकर अवयस्क कानून लगाए जाते हैं। ऐसे अवयस्कों पर वयस्क कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सबका मालिक एक एवं श्रद्धा सबूरी के संदेश देने वाले साईं की नगरी में देश विदेश से आए दीन भक्त हाजिरी लगाते हैं। इसमें सेलिब्रिटी भी पीछे नहीं है। मंगलवार की दोपहर में बॉलीवुड के स्टार अभिनेत्री रवीना टंडन ने साईं दरबार में हाजिरी लगाकर साईं के दर्शन किए। इस मौके पर साईं बाबा संस्थान द्वारा उनका सत्कार किया गया। दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए रवीना टंडन ने कहा कि साईं बाबा ने हमें जो अंदरूनी शक्ति दी है, हम सबको, हम अपनी मुसीबतों का सामना कर सके, हमारी हर परीक्षा का सामना कर सके। मैंने आज तक बाबा से कुछ मांगा नहीं है, वह खुद ब खुद हमारी जरूरत के हिसाब से दे देते हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद कहने यहाँ आई हूँ। मेरी बेटी यहाँ नहीं आ पाई, इसलिए मैंने उससे कहा है कि मैं तेरे लिए बाबा के दरबार में जाती हूँ और बेटी की सफलता के लिए भी मैंने प्रार्थना की है, ऐसा भी रवीना टंडन ने कहा है। सोनभद्र के शक्तिनगर स्थित एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर में स्पोर्ट्स काउंसिलिंग द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आवासीय परिसर स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। पतंग महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि बसुराज गोस्वामी कार्यकारी निदेशक ने किया। मकर संक्रांति के अवसर पर एनटीपीसी सिंगरौली के कर्मचारियों, बच्चों एवं परिजनों द्वारा रंग बिरंगे पतंगे उड़ाई गई। साथ ही पतंगे उड़ाने की प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग लिया गया। इस अवसर पर बसुराज गोस्वामी द्वारा स्पोर्ट्स काउंसिलिंग के सदस्यों को पतंग महोत्सव के सफल आयोजन के लिए बधाई दी गई। उन्होंने पोंगल एवं मकर संक्रांति के अवसर पर भी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त की एवं सभी के जीवन में खुशहाली, सफलता एवं समृद्धि की कामना भी की। इस अवसर पर स्पोर्ट्स काउंसिलिंग के सभी सदस्य, एनटीपीसी के वरिष्ठ कर्मचारी, परिजन एवं बच्चे उपस्थित रहे। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations. Imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform, Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem.
With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, it's 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways, and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub, and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure, and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand-holding support. All these investor-friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine. फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।